क्लास बिजनेस स्टडीज का जो स्टाफिंग चैप्टर है वो पढ़ेंगे आज, चैप्टर नंबर 6। तो काफी बड़ा चैप्टर है और लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। तो चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से समझ लेना और इन नोट्स को अच्छे से लर्न कर लेना। खुद के नोट्स भी आप अपने आप से बना सकते हो, मेरे नोट्स की हेल्प लेके या जिन किताब से आप पढ़ रहे हो उन बुक्स की हेल्प लेके आप अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो आप सबको पता है कि जो मैनेजमेंट है उसके 5 फंक्शंस हैं। देर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और जो 5 फंक्शंस है उसमें जो सबसे पहला फंक्शन है वो प्लानिंग। प्लानिंग में गोल्स को डिसाइड कर लेते हैं और किन किन तरीकों से गोल को अचीव किया जा सकता है, पेपर वर्क बनाकर एम्प्लॉय से डिस्कस करके एम्प्लॉय को फॉलो अप करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग मैन और मटेरियल को अरेंज करते हैं, जॉब पोजीशन डिसाइड करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट के देखते हैं, क्लास एक हिरार्की फॉलो करते हैं कि हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू होम। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में आपने क्या किया, आपने डिपार्टमेंट बना दिए, डिवीजन कर दिया वर्क का, लेकिन उस वर्क को करेगा कौन, स्टाफ। और उस स्टाफ की भर्ती करना और उनका टेक केयर करना ही क्या कहलाता है, क्लास स्टाफिंग फंक्शन। तो स्टाफिंग फंक्शन जो है वो क्या है, फाइंडिंग द right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at right time। तो स्टाफिंग इन्वॉल्व होता है क्लास राइट पर्सन को फाइंड आउट करना, राइट जॉब के लिए, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, जो सही समय पे सही काम करें, उसको फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, क्लास स्टाफिंग कहलाता है। क्या होता है, रिपीट, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। तो बार बार राइट आपको दिख रहा होगा इसमें, तो ये स्टाफिंग की डेफिनेशन है। Staffing is the function of management which makes your asset walk out and come back next day happily and satisfied। अब अगर ये फ्रेज या ये पैराग्राफ कह लो अगर आपको लिखा हुआ मिल गया तो आप समझ जाना कि ये बात किसकी कर रहा है, क्लास स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जहां पे मैनेजर को ध्यान रखना होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एसेट, एसेट मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस, एम्प्लॉयज वॉक आउट एंड कम बैक। आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो जाएं और आएं, वॉकआउट एंड कम बैक, जो बिल्कुल क्लास बिजनेस से घर जाएं और वापस आएं नेक्स्ट डे हैप्पीली। यानी कि मेरी कंपनी की जो सबसे इंपॉर्टेंट असेट है, मेरी कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट असेट है वो होता है क्लास मेरे एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर मेरे पास बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, तो सेम बिल्डिंग, सेम मशीन, सेम फर्नीचर कोई भी कॉपी कर सकता है, मार्केट से खरीद सकता है, लेकिन मेरे एम्प्लॉयज ईमानदार हैं, मेरे एम्प्लॉय नेक हैं, मेरे एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, उसके फायदे की बात करते हैं, पर इस चीज की कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। तो एम्प्लॉयज जो है वो समझ लो क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असेट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो वो जब बिजनेस से जाएं तो अगले दिन खुशी खुशी वापस भी आए, इस बात का ख्याल रखता है स्टाफिंग फंक्शन। ओके, अच्छा, स्टाफिंग फंक्शन के अंदर हम ऐसा क्या करेंगे, इससे क्या फायदा होगा, अगर हम स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो फायदा क्या होगा, क्लास सबसे पहला फायदा यह है स्टाफिंग फंक्शन से कि जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, जो खाली जगह है क्लास, उसमें एक ऐसा एम्प्लॉय पर्सनल, यानी कि उस पोजीशन को जो एम्प्लॉय भरेगा वो एम्प्लॉय कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होना चाहिए, कुछ करने की उसके अंदर लगन होनी चाहिए, कंपनी को आगे पहुंचा सके, डिफिकल्ट सिचुएशन में कंपनी को डिफिकल्ट सिचुएशन से पार करा सके, ये उसके अंदर क्लास टैलेंट होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, स्टाफिंग फंक्शन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो भी कुछ पढ़ेंगे वो आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा एक अच्छे एम्प्लॉयज को वैकेंट यानी जो खाली जॉब पोजीशन है उसको फिल करने की। ठीक है, staffing function ensure that job position should not be vacant and it should be filled by a competitive personnel। तो staffing function इस बात का खास ख्याल रखेगा कि एम्प्लॉइज जो भी आए ऑर्गेनाइजेशन में वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो, उसके अंदर क्लास कंपटीशन की भावना हो, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे निकाल सके और खुद का और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का फायदा करे। अगला फायदा क्या है क्लास, यानी कि अगला इंपोर्टेंस कह लो या बेनिफिट कह लो स्टाफिंग फंक्शन का, वो क्या है, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। सही इंसान को, जो वो क्वालिटी है उसके पास, जो स्किल्स है उसके पास, जो क्वालिफिकेशन है उसके पास, उसको देखते हुए उसे काम देना। यानी कि सही इंसान को सही जॉब पे रख लेना ही स्टाफिंग फंक्शन का काम है। इन स्टाफिंग फंक्शन थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मैं बताऊं क्लास आपको कि रिक्रूटमेंट किसको कहते हैं और सिलेक्शन किसको कहते हैं। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन
प्रोसेस के थ्रू सही पर्सन को सही जॉब दिया जाता है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन 2 तरह के प्रोसेस है जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है और किस तरीके से सही इंसान को सही जॉब दिया जाता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, बच्चों बता दूंगा क्लास आपको कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, ये आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्सेज का जो हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो ऑप्टिमम करेंगे, यानी कि रिसोर्सेज से बेस्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, बेस्ट निकालेंगे। थ्रू प्लानिंग एम्प्लॉयज आर हायर्ड, स्टाफिंग फंक्शंस एंड नंबर ऑफ टाइप ऑफ एम्प्लॉयज आर कंसिडर सो दैट देयर इज नो शॉर्टेज एंड नो एक्सेस ऑफ सप्लाई। ना ही क्लास एम्प्लॉयज की कमी हो और ना ही क्लास एम्प्लॉयज ज्यादा हो। अगर एम्प्लॉयज की कमी होगी क्लास, अगर एम्प्लॉयज की कमी होगी तो भी दिक्कत है, अगर एम्प्लॉयज की कमी है तो भी प्रॉब्लम है ना भैया, आप काम कैसे करवाओगे उनसे। और अगर एम्प्लॉय ज्यादा है तो भी दिक्कत है, आप उनको फ्री फंड की तनख्वाह भरोगे तो ये भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप स्टाफिंग फंक्शन करते हो तो आप जो इंप्लॉयज आपके पास है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस आपके पास है, आप उनका पूरी तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। ना ही एक्सेस एम्प्लॉय होगा और ना ही क्लास एम्प्लॉयज कम होंगे। तो ये प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप पता चला कि ओवर स्टाफिंग हो गई, अंडर स्टाफिंग हो गई, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगला ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, अगर आप स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करोगे तो जाहिर सी बात है सही एम्प्लॉयज को सही टाइम पे सही क्वालिटी देखकर, सही एजुकेशन स्किल्स देखकर, सही टेक्निकल स्किल देख के आप उसको हायर करोगे। और हायर करने के बाद जाहिर सी बात है आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय आपको कमा के देगा, आपके लिए काम करेगा। तो एक अच्छे स्टाफ को अगर आप भर्ती करते हो तो कहीं ना कहीं क्लास अच्छे स्टाफ को भर्ती करने से आपका जो है वो फायदा होगा। क्लियर है क्लास यहां तक? तो आप अच्छे स्टाफ को भर्ती करोगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है वो भी होगा। अगला डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि अगर आप ऐसे स्टाफ को भर्ती करते हो जो कॉम्पिटेंट है, जिसके अंदर स्किल्स है, टैलेंट है, तो आप उनको ट्रेनिंग देकर आप उनका विकास भी कर सकते हो। स्टाफिंग फंक्शन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि एम्प्लॉय को भर्ती कर देना। स्टाफिंग का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि उसमें सिर्फ एम्प्लॉय को आपने भर्ती कर दिया, ये सिर्फ मतलब नहीं है स्टाफिंग का। स्टाफिंग का मतलब क्लास ये है कि आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे, आप एम्प्लॉय को प्रमोशन दोगे, आप एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन दोगे, उसकी मेहनत का आप उसको पैसा दोगे, उसके करियर एडवांसमेंट की बात करोगे, उसकी आप ट्रेनिंग कराओगे, आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे ताकि वो ग्रो कर सके क्लास। यानी कि अगर उसके मन में ये रहेगा कि हाँ मेरा प्रमोशन हो सकता है अगर मैं अच्छे से काम करूं, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से काम करेगा। उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करोगे, उसकी कम्युनिकेशन स्किल पे आप काम करोगे, तो दीज एक्टिविटी मोटिवेट एम्प्लॉय टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एम्प्लॉयज को डेवलप करने के लिए भी काम करती है। भाई सीधी सी बात है, एम्प्लॉय आपके एसेट है, अगर आप उनको ट्रेनिंग नहीं दोगे, नई नई टेक्नोलॉजी से क्लास उनकी मुलाकात नहीं कराओगे, उनको नई नई चीज नहीं सिखाओगे, उनकी कम्युनिकेशन, उनके क्लास जो भी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, अगर आप ये सारी चीजें इंप्रूव नहीं करोगे तो वो एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन को कम कमा के देंगे, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सीधी बात है, जैसे आपके माँ बाप आपके ऊपर पैसा खर्च करते हैं ताकि आपके अंदर ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, आपका आपके अंदर क्लास ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो, एग्जैक्टली उसी तरीके से एम्प्लॉयज को भी एम्प्लॉयर द्वारा, ओनर द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एक अच्छा ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस हो वो अच्छी हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो। तो जो स्टाफिंग फंक्शन है, सिर्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना मत समझना, इसके अंदर आगे की सारी चीजें भी इसके अंदर डिसाइड कर दी जाती हैं। अगला क्लास हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली। क्लास मेरी बात सिंपल समझना, दो कंपनी है, एक का नाम है विप्रो, आपने नाम सुना होगा, एक का नाम है एचसीएल, एक का नाम है इन्फोसिस। ये तीनों ही आईटी कंपनी है, लेकिन इन्फोसिस अभी सबसे आगे इसलिए है क्योंकि इन्फोसिस जैसी मशीन, इन्फोसिस जैसी टेक्नोलॉजी तो विप्रो ला सकता है, एचसीएल ला सकता है, लेकिन इन्फोसिस की जो एम्प्लॉइज हैं, मेरे जो कर्मचारी हैं, उनकी कॉपी आपकी कंपनी नहीं कर सकती। यानी कि इन्फोसिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो हाईली मोटिवेटेड है क्लास, कंपनी के लिए क्लास बहुत मन से काम करते हैं, और ये टैलेंट, ये स्किल आप अपने एम्प्लॉयज के अंदर खरीद नहीं सकते बाजार से। तो कहने का मतलब क्लास ये है कि दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर चीज से कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज से वो कंपटीशन नहीं कर सकते क्लास, वो है आपके एम्प्लॉइज। तो अगर आपने एम्प्लॉइज के डेवलपमेंट पे काम करते हो, उनकी लॉयलिटी आप गेन करते हो, तो यार उससे बड़ी चीज कोई नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जरूर आगे निकलेगी।
Two organization can easily acquire the same type of physical and financial resources but not human resources. आप same physical same financial resources खरीद सकते हो लेकिन आप human resource नहीं खरीद सकते. They are the most important asset of an organization. They only help the organization to win over its competitor. तो क्लास अगर अपने कॉम्पिटिटर से जीतना चाहते हो तो आपको ह्यूमन रिसोर्स करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा. अच्छा, आप खुद सोचो, आप किसी कंपनी में गए और कंपनी वाले आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको समझाते हैं, करंट सिचुएशन को बताते हैं, क्लास डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ये चीज़ समझाते हैं, तो आप मुझे बताओ आप अच्छे से काम करोगे या नहीं करोगे? आप जो है ईमानदारी से काम करोगे, आप जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है आपको, तो आप कंपनी के लिए दिल से मेहनत करोगे और कंपनी के ग्रोथ में अपना योगदान भी दोगे। क्यों? क्योंकि क्लास आप पॉजिटिव हो जाओगे और ट्रेनिंग जो है वो कहीं न कहीं मदद करता है क्लास बहुत सारे डिसएडवांटेज को हटाने के लिए, ओके? तो ये ध्यान रखना आप। देखो क्लास, ये बात बिल्कुल सही है। वो ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि सर कंपनी इतना खर्चा करती है एम्प्लॉयी के ऊपर, ट्रेनिंग करती है, डेवलपमेंट करती है और कंपनी के अंदर सीख कर अगर एम्प्लॉयी कंपनी से भाग कर चला जाए, तो क्या होगा? क्लास देखो, ये एक्सेप्शन केस है, ये आप ही की गलती होगी अगर आपका एम्प्लॉयी कंपनी को छोड़कर चला जाता है तो। आप उसको इस तरीके से ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट दो। अगर एक मुझे बात बताओ, देश के फौजी जो होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है। अगर सोचो क्लास कोई आके बाहर का बंदा उसे खरीद ले, अगर मान लो कि जो पाकिस्तानी हैं या क्लास अलग-अलग कंट्री के जो टेररिस्ट हैं, वो आके उन्हें पैसे देके खरीद ले तो क्या होगा? देश की सारी इन्फॉर्मेशन वो लीक कर दे तो क्या होगा? तो यार ये ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग में दम होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग, आपके इंसेंटिव ऐसे होने चाहिए कि एम्प्लॉइज़ आपको छोड़ के ना जाए और एक्सेप्शन तो हर जगह है। कई बार एम्प्लॉयी की खुद की इंटीग्रिटी नहीं होती, खुद की लॉयल्टी नहीं होती, वो चला जाता है छोड़ के। ये केस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम तो कोशिश करेंगे ना, हम एक के चक्कर में थोड़ी एम्प्लॉयी को ट्रेनिंग देना बंद कर देंगे, एम्प्लॉयी के ऊपर खर्च करना। हंटर से मार-मार के काम कराओगे तो काम अच्छे से हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दोगे, उनके डेवलपमेंट की बात करोगे तो ही आप खुद सोचो, कल को आप किसी कंपनी में जाओगे और वहाँ पे अगर प्रमोशनल अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, आपको पता है कि यार हम जाएँगे, हमारा प्रमोशन होगा, तो यार आप काम अच्छे से करोगे ना, आपको लगेगा यार मेरा प्रमोशन होगा, तो क्यों ना मैं अच्छे से काम करूँ? कल को उसका भी प्रमोशन हुआ था, उसने अच्छे से काम किया, तो मैं भी करूँगा, मैं भी अच्छे से काम करूँगा, मेरा भी प्रमोशन होगा, तो आप काम अच्छे से करोगे। अगला क्लास की इफेक्टिवनेस टू द अदर फंक्शन, क्लास ध्यान रखना, स्टाफिंग है एम्प्लॉयी की भर्ती करने से लेकर उसकी पूरी ट्रेनिंग डेवलपमेंट तक, उसको पैसे देने तक भी, उसके प्रमोशन तक भी सब स्टाफिंग के अंदर है। तो स्टाफिंग फंक्शन जो है, वो कहीं न कहीं इफेक्टिवनेस की है अदर सारे फंक्शन के लिए। यानी कि बाकी जितने भी फंक्शन्स हैं, वो भी अच्छे से क्लास तभी हो पाएँगे जब आपका स्टाफ अच्छा होगा। इसमें लिखा है कि इन स्टाफिंग फंक्शन वी हायर एम्प्लॉइज हु हेल्प इन परफॉर्मिंग द रेस्ट ऑफ द अदर फंक्शन। हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं क्लास बाकी सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो विदाउट एफिशिएंट स्टाफ, अगर आपका स्टाफ ही अच्छा नहीं है, तो बाकी सारे फंक्शन भी आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बच्चों, एक टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इस साल के सिलेबस से हट गया है, तो ये टॉपिक जो है आपको नहीं पढ़ना है, आप ध्यान रखना, कट कर लें इस चीज को। हालांकि मैं थोड़ा सा नॉलेज जरूर दूंगा आपको कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। हालांकि क्लास ये स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ एचआरएम, ये टॉपिक आपके इस बार के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाने वाला, ठीक है? ये है। वैसे मैं थोड़ा सा आपको क्लास बता देता हूँ, ठीक है? एक तो है स्टाफिंग का। स्टाफिंग एक छोटा सा हिस्सा है किसका? एचआरएम का। एचआरएम होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम इज अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर जितनी भी चीजें हैं, वो बेसिकली एम्प्लॉयज को हायर करना, उनकी ट्रेनिंग देना है। लेकिन एम्प्लॉयज से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एक्टिविटी जो है, वो क्लास कवर होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, एचआरएम के अंदर। तो एचआर एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जहां पे पूरा ध्यान रखा जाता है एम्प्लॉयज का, उनके प्रमोशन की भी बात की जाती है, उनको ओवर एम्प्लॉय तो निकालने की बात की जाती है, रिट्रेंचमेंट होता है क्लास, वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है क्लास, बोनस, सब कुछ, इवन हर चीज जो है वो एचआरएम के अंदर आता है। और इवन एचआरएम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा क्या है? स्टाफिंग है। तो खैर इसका लिंक तो हट गया स्टाफिंग चैप्टर से इस साल 2021 सेशन के लिए। तो अब आते हैं स्टाफिंग प्रोसेस पे। मैंने आपको प्लानिंग प्रोसेस करा रखा है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करा रखा है, मेरे साथ साथ रिवीजन सब लोग करो। चलो, जो प्लानिंग प्रोसेस थे, अगर मैं प्लानिंग
प्रोसेस की बात करूं तो हमने पढ़े थे उसके अंदर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट। तो सबसे पहला प्लानिंग प्रोसेस क्या था, फटाफट मेरे साथ रिवीजन कराओ। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला क्या था क्लास, बताओ जरा। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हो, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा था डेवलपिंग प्रेमिसेस, डेवलपिंग प्रेमिसेस मतलब पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हम आगे के लिए क्या करते हैं, कुछ अजम्पशन लेते हैं। फिर हम लिस्ट बनाते हैं वेरियस ऑल्टरनेटिव, अलग अलग तरीके से जिनसे हम गोल को अचीव कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं हर किसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट को राइट डाउन करते हैं, और मतलब लिस्ट करते हैं क्लास, लिस्ट के मतलब इवैल्यूएशन है। और इवैल्यूएशन के बाद हम क्या करते हैं क्लास, सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। तो किसी ना किसी क्लास ऑल्टरनेटिव को हम क्लास सिलेक्ट करते हैं जिसके सबसे कम नेगेटिव एस्पेक्ट हो और इसके सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट हो। क्लियर है। और उसके बाद है क्लास लिस्टिंग हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, क्लास सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव हो गया। उसके बाद क्या था क्लास, इंप्लीमेंट करना, प्लान को हम इंप्लीमेंट करते हैं और इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलो। बच्चों इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय से बातचीत करना, उनको बताना भैया मैं कुछ सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए, बच्चों की कैसे बोर्ड की प्रिपरेशन कराऊं, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली यार, मैंने कागज पे प्लानिंग कर ली, तो क्या ये गोल अचीव हो पाएगा, नहीं, मुझे आपके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा, आप लोगों के साथ मिलकर इसको डिस्कस करना पड़ेगा। और लास्ट में क्या है क्लास, फॉलो अप। फॉलो अप क्यों करना है बच्चों, अगर मान लो मैंने बोर्ड के एग्जामिनेशन की कोई प्लानिंग कर दी पर कल को मान लो सिचुएशन बदल गई और बोर्ड ने कुछ चेंजेस कर दिए, तो भैया मैं उसी हिसाब से खुद को बदलूंगा। जैसे मैंने पहले टारगेट बना रखा था पूरा सिलेबस पढ़ाने का, लेकिन अगर सीबीएसई ने थोड़ा बहुत कट किया तो मैं उसके हिसाब से कट करूंगा। अगर मुझे मतलब ही नहीं है सीबीएसई ने क्या कट किया क्या नहीं, आंख बंद करके भगे जा रहा हूँ उसी चीज के ऊपर, तो भैया वो तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना। तो हम बीच बीच में चेंजेस भी लाते रहेंगे, जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज होगा हम इंटरनल इन्वायरमेंट में भी उसी चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे। आगे बात समझ। चलो ऑर्गेनाइजिंग के मुझे बताओ क्लास, ऑर्गेनाइजिंग में क्या था सबसे पहले, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट होते हैं दो, कौन कौन से बताओ क्लास, फंक्शनल, डिविजनल। बच्चों जरा फटाफट मुझे क्लास चैट में बताओ जल्दी से, आप बताओ क्लास जल्दी से कि अगर एक कंपनी मल्टी प्रोडक्ट में डील करती है, मल्टी प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है लाइक पतंजलि, तो उसको फंक्शनल या डिवीजन स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट में फॉलो करना चाहिए क्लास, डिविजनल। वेरी गुड, आप सबका क्लास सही है, वेरी गुड। खुशबू, यश्मिका आपका सही है, अभिनव करेक्ट है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए अगर मल्टी प्रोडक्ट, सौम्या करेक्ट, प्रणय करेक्ट, उत्कर्ष वेल डन। और अगर कोई कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है तो फंक्शनल। बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था पहले भी कि फंक्शनल के मेरिट डिमेरिट बहुत अच्छे से क्लास लर्न कर लेना। फंक्शनल में आप किसी एक प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बनते हो, उसके सॉरी एक फंक्शन में एक्सपर्ट बनते हो, जबकि डिविजनल में आप प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बनते हो। तीसरा क्या बताया था क्लास, तीसरा क्या बताया था बताओ क्लास, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज असाइनमेंट होंगी। और चौथा था स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट करता है क्लास, रिपोर्ट करने काम सबॉर्डिनेट का है, सबॉर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। क्लियर है क्लास। और सबॉर्डिनेट कौन होता है, जिसके पास कम अथॉरिटी है, सुपीरियर कौन होता है, जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी है। मैं नीचे लेवल पे काम करता हूं, मैं अपने मालिक को बुलाऊंगा सुपीरियर, मेरा मालिक मुझे बुलाएगा सबॉर्डिनेट। ओके चलो अब तीसरा फंक्शन जो है, हाँ गुड, तीसरा फंक्शन जो है वो है क्लास स्टाफिंग प्रोसेस, मतलब तीसरा फंक्शन स्टाफिंग है। और हम उसके फंक्शंस की बात करेंगे, तो नोटबुक में इसके फंक्शन जरूर लिख लेना, स्टाफिंग फंक्शंस। तो सबसे पहला हमारा जो स्टाफिंग प्रोसेस शुरू होता है वो होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसके अंदर होता क्या है भैया, हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है, उनके अंदर क्या क्या स्किल, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसको फाइंड आउट करना ही स्टाफिंग प्रोसेस है। तो पहला पॉइंट क्या है क्लास, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग प्रोसेस begins with the estimation of number and type of employees needed by the organization. The following steps are followed. क्लास स्टाफिंग फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर वर्कलोड, भैया हमारा लोड कितना है, हमारा काम कितना है। फिर हम देखते हैं करंट वर्क फोर्स के, भाई हमारे पास अभी काम करने के लिए कितने लोग हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं। अगर लोड ज्यादा है, लोग कम है, तो हम भर्ती करेंगे, लोगों को हायर करेंगे। और लोड अगर कम है और वर्कर ज्यादा है तो यानी कि ओवर एम्प्लॉयमेंट है, हम तनख्वाह तो दे रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं निकल रहा है, फ्री फंड में तनख्वाह दे रहे हैं, जो काम 4 लोग कर सकते हैं हम 6 लोगों से करा रहे हैं, तो 2 को निकाल देंगे। इसको बोलते हैं कंपैरिजन। तो स्टाफिंग फंक्शन की शुरुआत कहां से होती है क्लास, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि भैया आपको किस
टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए, ये हम इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं पहले फंक्शन में, स्टाफिंग प्रोसेस में। सेकंड है क्लास यहाँ तक रिक्रूटमेंट। बच्चों रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एडवर्टाइजिंग बनाना जो इतना अट्रैक्टिव हो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए अप्लाई करें। कहने का क्लास मतलब सिर्फ ये है कि अगर वैकेंट जॉब पोजीशन है, अगर आपकी कंपनी में कोई जॉब पोजीशन खाली है, क्लियर है कहां तक क्लास? तो उस सिचुएशन में अगर कोई क्लास जॉब पोजीशन खाली है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट हम लोग क्लास बनाएंगे, जिसकी वजह से क्लास ज्यादा से ज्यादा लोग उस खाली जॉब पोजीशन के लिए क्लास अप्लाई करेंगे। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। हम लोगों को इंड्यूस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। बच्चों उसका फायदा क्या है? ज्यादा लोग अगर अप्लाई करेंगे तो हम सबसे बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे बेस्ट हो। मान लो क्लास 5 जॉब पोजीशन है और आए हैं 50 एम्प्लॉय, तो हम 50 में से बेस्ट 5 को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लास 5 ही लोग आए हैं और 5 ही जॉब पोजीशन खाली है, तो हम क्या, हमारी मजबूरी है ना कि हम जो खराब 5 होंगे उसको भी सिलेक्ट करेंगे, हमारी मजबूरी है। समझे ना बात को? तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो इंड्यूस करता है, लोगों के अंदर आग लगाता है कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी में जाके अप्लाई करें, हमें भी इस कंपनी में काम करना है, इतना अच्छा अट्रैक्टिव पैकेज है, बेनिफिट्स इतने अच्छे मिल रहे हैं कंपनी में, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी है, सैलरी जो है कॉम्पिटिटिव है, और वर्कलोड अपने हिसाब से देख के उनको लगेगा अप्लाई करें। और फिर जब बहुत सारे लोग आएंगे तो सबसे बेस्ट कैंडिडेट जो होगा उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लास रिक्रूटमेंट। और जब हम बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सिलेक्शन, छटनी, हिंदी में बोलते हैं क्लास छटनी, छाटेंगे और जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो थर्ड है सिलेक्शन। इट इज अ चूजिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट। सिलेक्शन का मतलब क्या है? जो सबसे सुइटेबल कैंडिडेट उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बताओ फटाफट जरा क्लास, सौम्य आप क्या पूछ रहे हो, फटाफट पूछो। सर वो रिक्वायरमेंट मतलब होता है अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाना। हाँ, मतलब एम्प्लॉयज को इंड्यूस करना ताकि वो लोग हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। मतलब इतना अच्छा कि इतनी अच्छी सैलरी है और इस तरह से एडवर्टीजमेंट बनाना ताकि एम्प्लॉयज जो है उसको देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब एडवर्टीजमेंट बनाना नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि हम लोगों को इंड्यूस करते हैं किसी भी तरीके से ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा हमारी कंपनी के लिए, हमारी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। ज्यादा लोग आएंगे तो सबसे अच्छे वाले को सिलेक्ट कर पाएंगे, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास रिक्रूटमेंट क्या, सिलेक्शन। तो मैंने बताया क्लास आपको सिलेक्शन का मतलब क्या है, जो सुइटेबल कैंडिडेट जो है उसको सिलेक्ट करना, जो सबसे मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट है। और सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना क्लास, उसको हम लोग ना नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। सिलेक्शन जो है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस का क्लास ये मतलब है कि द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स आर मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। यानी कि सिलेक्शन में जो रिजेक्ट होते हैं ना लोग, वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जो लोग सिलेक्ट होते हैं। तो बताओ क्लास कौन कौन से 3 पॉइंट थे? सबसे पहला था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा क्या था क्लास, रिक्रूटमेंट, तीसरा क्या है, सिलेक्शन, चौथा है, अब सुनो, सिलेक्शन हो गया एम्प्लॉय का, तो सिलेक्शन होने के बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट देंगे हम एम्प्लॉयज को। प्लेसमेंट का मतलब क्या है क्लास, हम उनको उनकी जगह दिखाएंगे, उनकी जॉब पोजीशन दिखाएंगे जिसके लिए उनको क्लास नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। मतलब आपको उनकी, आपकी काम की जगह दिखाई जाएगी। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या है क्लास, आपको पुराने एम्प्लॉयज से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो आपके एग्जैक्ट पुराने एम्प्लॉय है, ठीक है, उनको क्लास क्या किया जाता है, क्लास इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप पुराने एम्प्लॉयज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है क्लास आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप किसी कंपनी में जाते हो, आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाया जाता है, बताया जाता है कि भाई देखो ये आपकी कंपनी में नए आए हैं, इस पोजीशन के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप सबसे घुल मिल जाते हो, काम आप अच्छे से करते हो। फिफ्थ पॉइंट है क्लास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यानी कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया जाता है, उनके डेवलपमेंट की बात की जाती है, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी उनको दी जाती है, और काम किस तरीके से करें, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करें, उनको मोटिवेट करना, ये सारा काम आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। अब देखो क्लास, द फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डू नॉट हैव ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। क्लास देखो कुछ ऐसी कंपनीज हैं
जो बहुत बड़ी कंपनी है, उनको उनके पास एक अलग डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉइज़ का ख़्याल रखता है। उनसे रिगार्डिंग सारे के सारे डिसीजंस टास्क को परफॉर्म करता है। तो अगर कोई छोटी कंपनी है यार, इतनी बड़ी कंपनी का नहीं है, इतना बजट नहीं कि अलग से एक डिपार्टमेंट बना सकें, 4 मैनेजर को रख सके, ये काम आप नहीं कर सकते। तो वो 3 और वैसे तो ये 5 फंक्शंस हैं जो आपको ऊपर मैंने बताए। उसके अलावा भी 3 और फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला परफॉर्मेंस अप्रेज़ल रिपोर्ट। वैसे क्लास ये स्कूलों में भी होता है। हर एक बच्चे का ना एक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है। हर साल एम्प्लॉयज की अच्छी बातें जो जो उसने अचीवमेंट किया है वो लिखा जाता है, और जो जो क्लास नेगेटिविटी है, जहाँ पे क्लास कोई डाउनफॉल है एम्प्लॉयज का, कोई एम्प्लॉय ने अच्छा काम नहीं किया, कहीं क्लास लॉ ब्रेक किया, तो वो सारी चीजें भी लिखी जाती है ताकि जब प्रमोशन करना हो एम्प्लॉयज का, तो एम्प्लॉय का जब प्रमोशन करना होता है तो इस परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट को देखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रमोशन किया जाता है कि साल भर में किसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं क्लास, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। सेकंड इज प्रमोशन करियर प्लानिंग क्लास, उसके प्रमोशन की बात की जाती है जिसका अप्रेजल रिपोर्ट सबसे अच्छा है। और प्रमोशन जो होता है उसमें आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपका ओहदा बढ़ जाता है, यानी क्लास आपकी जो जॉब पोजीशन है वो चेंज हो जाती है और आप एक अपर लेवल पे चले जाते हो, आप सीनियर बन जाते हो, आपकी सैलरी बढ़ जाती है और आपके करियर की प्लानिंग होती है। और थर्ड पॉइंट क्लास आपको जो थर्ड पॉइंट है वो कॉम्पनसेशन है। तो पहला क्या है क्लास, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, दूसरा है प्रमोशन करियर प्लानिंग, तीसरा है कॉम्पनसेशन जहां पे आपको पैसे दिए जाते हैं, ज्यादा पैसे आपको मिलते हैं। इट इज द फाइनेंशियल पेमेंट फॉर द जॉब, इट इंक्लूड्स डायरेक्ट पेमेंट सच एज वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा, एंड इनडायरेक्ट पेमेंट लाइक आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस, या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन, या फिर लीव ट्रैवल कंसेशन, या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, अदर मेडिकल फैसिलिटी, कन्वेंस का पैसा, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिलने लगेगा। तो जो आपको ये जो डायरेक्ट पेमेंट होती है ना, वेजेस सैलरीज, वो दो तरीके से आपको दी जा सकती है। कैसा, टाइम बेस्ड, मतलब कि आप डेली मंथली बेसिस पे जैसे काम कर रहे हो उसके हिसाब से मिलेगा आपको, या परफॉर्मेंस बेस्ड कि आपने परफॉर्मेंस कैसी दी है, नंबर ऑफ पीस कितने बनाए, कितने यूनिट को प्रोड्यूस किया, उस हिसाब से दे सकते हैं, या सैलरी के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से, या पर वीक के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, कैसे भी दे सकते हैं। तो या तो टाइम के हिसाब से दे दो, डे वीक मंथ के हिसाब से, या कितने यूनिट बनाया गया उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट आपने ध्यान रखना है क्लास, बार-बार लिख के इन सारे के सारे पॉइंट जो है वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है? बिल्कुल, वेजेस जो है सैलरी इन कैश एंड काइंड दोनों में हो सकता है, ठीक है? तो डायरेक्ट पेमेंट मतलब क्या, आपकी सैलरी, और इनडायरेक्ट मतलब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, पर्क्स बेनिफिट जो मिलते हैं क्लास आपको, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वो। तो अभी तक हमने पढ़ा स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसके एलिमेंट है, हमने ये सारी चीज़ें क्लास देख ली है। और उसके बाद हम आते हैं कंपोनेंट्स या एलिमेंट या एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट हैं। देख लो क्लास, स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट हैं। पहला है ये आरएसटी, आप याद रखना, आरएसटी एबीसीडी में लाइन बाय लाइन आता है। तो आर का मतलब होता है क्लास रिक्रूटमेंट, मैंने रिक्रूटमेंट का मतलब बता ही दिया क्लास, इंड्यूस करते हैं लोगों को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए अप्लाई करें। दूसरा है सिलेक्शन, यानी कि जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करते हैं, बाकियों को करते हैं रिजेक्ट और उनको देते हैं क्लास ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट होता क्या है, ध्यान से सब लोग सुनना। इट मींस इंड्यूसिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन। ये तो मैंने बता ही दिया क्लास आपको। तो रिक्रूटमेंट होता है दो तरीके के, यानी कि जो भर्ती करोगे आप, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, तो जो भर्ती आप करोगे वो कहां से भर्ती करोगे आप एम्प्लॉयज की, तो दो सोर्सेस है। पहला, आप एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही ले लोगे, जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको फिल कंपनी के अंदर के ही एम्प्लॉय अगर कर दें तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आपने कंपनी के अंदर के लोगों से ही वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करा दिया है, किसी का ट्रांसफर करके या किसी का प्रमोशन करके। ध्यान रखना, अगर वैकेंट जॉब पोजीशन को ट्रांसफर और प्रमोशन करके, अगर वैकेंट जॉब पोजीशन को ट्रांसफर या प्रमोशन करके वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है यहां तक?
और वो 2 किस तरीके से हो सकता है क्लास? जिसमें कि अगर आपको ये पूछा जाता है आप सारे 8 के 8 पॉइंट लिखोगे, ठीक है? अगर आपको पूछा जाता है तो आप क्लास 8 के 8 पॉइंट जो है वो आप उसके अंदर मेंशन करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो रिक्रूटमेंट 2 तरीके से हो सकता है, मैंने बताया क्लास आपको। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर वैकेंट जॉब पोजीशन को कंपनी के अंदर से ही भरा जाए तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और अगर वैकेंट जॉब पोजीशन को बाहर के एम्प्लॉय से भरा जाता है तो उसको बोलते हैं क्लास हम लोग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। So internal source of recruitment here, vacant job positions are fulfilled by existing employees. अगर आप किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से अपना वैकेंट जॉब पोजीशन फिल करते हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नो आउटसाइडर्स आर परमिटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। जो खाली जॉब पोजीशन है क्लास, इसको क्लास जो है वो आउटसाइडर से फिल नहीं करते, कंपनी के अंदर से ही फिल कर देते हैं। और वो कैसे हो सकता है क्लास? 2 ही तरीका है, एक ट्रांसफर है और प्रमोशन है। बच्चों ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? आप आज जिस पोजीशन पे काम कर रहे थे आप उसी पोजीशन पे काम करोगे लेकिन किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर। आज जो आपकी पोजीशन थी, मानो आज आप क्लर्क थे, तो कल भी आप क्लर्क ही रहोगे, तो इसको बोलते हैं क्लास ट्रांसफर। बट प्रमोशन का मतलब क्या है कि आपकी जॉब पोजीशन चेंज हो जाएगी, आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी। समझ रहे हो बात को? तो वो चीज जो कहलाती है क्लास, उसको हम लोग कहते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन में क्या होता है क्लास? आप क्लर्क थे, आप अकाउंटेंट में क्या हो गए? शिफ्ट हो गए, इसको बोलते हैं क्लास प्रमोशन। ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का लेवल सेम है, salary of that employee would not change, only place of working is changed, transfer of clerk from purchase department to account department। तो आप आज भी क्लर्क थे purchase डिपार्टमेंट में, कल अकाउंट डिपार्टमेंट में भी क्लर्क हो, आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, कोई खुशी की बात नहीं है, बस पोजीशन चेंज, आपका जो प्लेस ऑफ वर्किंग है वो चेंज होगा। लेकिन प्रमोशन में क्या होता है? इट मीन्स शिफ्टिंग द एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजिशन टू अनदर एट हायर लेवल। आप अगर हायर लेवल पे चले जाते हो विद मोर अथॉरिटी, सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉयड इंक्रीज, तो उसको बोलते हैं प्रमोशन। जैसे प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट पोस्ट, तो क्लर्क से आप क्या बन गए? आप अकाउंटेंट बन गए। तो ये चीज कहलाती है क्लास प्रमोशन। ओके, एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फायदा क्या होगा? तो एडवांटेज क्या है? द मैनेजर्स आर अवेयर द टैलेंट एंड एबिलिटीज ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। देखो सबसे पहली बात, आप ही का एम्प्लॉय है, आप ही के ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसके टैलेंट पे आपको पूरा भरोसा है, उसके टैलेंट का पता है आपको कि क्या टैलेंट है उसका, क्या एबिलिटी है। तो ये एक फायदा है। बाहर से आने वाला एम्प्लॉय मे भी इंटरव्यू में अच्छा कर जाए, पर गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ एडजस्ट कर जाए या उसका टैलेंट एक्चुअली में उतना हो। आप नहीं जानते, आप डैम श्योर नहीं हो उसके लिए, हाँ, लेकिन अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को आप जरूर जानते हो। दूसरी बात, आपको बाहर कोई एडवर्टीजमेंट देना नहीं पड़ेगा, लेस एक्सपेंसिव, सस्ता है, कोई क्लास महंगा नहीं है। आपके अपने ही एम्प्लॉयज को हायर करना है, कंपनी के अंदर ही अनाउंसमेंट करनी है, अब बाहर क्लास में कोई जाएगा नहीं, तो कोई खर्चा भी नहीं आएगा। अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेगा। ये पता है कैसे? 5 दोस्त हैं, ए बी सी डी, डी का प्रमोशन हो गया तो भैया ए बी सी और ई जम के और मेहनत करेंगे कि यार हमारे दोस्त का प्रमोशन हुआ है, मतलब प्रमोशन हमारा भी हो सकता है अगर हम अच्छा काम करें तो। अच्छा काम करें तो प्रमोशन हमारा भी होगा। तो इसीलिए क्लास यहाँ पे ये सब भी अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उसका दोस्त प्रमोट हुआ तो वो भी कल को चांसेस हैं प्रमोशन के। आपका एम्प्लॉय आपके वातावरण से मिला हुआ है, घुला हुआ है, आपके रूल रेगुलेशन को समझता है, तो उसको ट्रेनिंग पे इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा एज कंपेयर टू एक न्यू एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उसको ढलने में, एडजस्ट करने में ही काफी टाइम लग जाता है। इस पे कंपनी को काफी खर्चा भी करना पड़ता है उसकी ट्रेनिंग के ऊपर। अगला क्लास, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर आप कंपनी के अंदर से ही एम्प्लॉय ले रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगा अच्छे से। छोड़ के जाने के चांसेस जो है वो बहुत कम होंगे, क्योंकि क्लास जो नया एम्प्लॉय है, क्या पता वो रूल रेगुलेशन में एडजस्ट ना कर पाए, छोड़ के चला जाए। समझ रहे हो? लेकिन पुराना एम्प्लॉय तो आप ही का एम्प्लॉय, वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके रूल रेगुलेशन से काफी भली भांति परिचित होगा। ओके, थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉयज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। तो ट्रांसफर करके क्या होता है कि आज मान लो ज्यादा एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे, अब वहां पे कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे ब्रांच में एम्प्लॉय कम है, तो हम उनको यहाँ से ट्रांसफर करके जो जॉब की जरूरत है, जो जॉब की नीड है, हम उस नीड को पूरा कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ड्रॉबैक एंड डिसएडवांटेज
और डीमेरिट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो अब सर ये तो सब बहुत सारे फायदे बता दिया कंपनी के अंदर भर्ती करने के। कुछ घाटा देखो, कभी भी किसी टॉपिक की अगर बात आती है तो उसको ना थोड़ा सोचा करो रुक के कि भाई क्या है, क्या फायदा हो सकता है, क्या नहीं। ये सारी चीजें आपको इतनी जल्दी एडजस्ट इसलिए हो जा रही कि आप जानते थे। दिमाग को जोर देना पड़ता है इन पॉइंट्स को निकालने के लिए। आप सोचो बैठ के कि यार कंपनी के अंदर से लेंगे, अगर मैं खुद एक कंपनी का मालिक हूँ, मुझे एक एम्प्लॉय की जरूरत है, तो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से मैं लूंगा या बाहर से लूंगा? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से लूंगा तो क्या फायदा क्या घाटा, बाहर से लूंगा तो क्या फायदा क्या घाटा, तो सबके फायदे घाटे हैं। अंदर से लेने का एक फायदा पता है क्या है? कोई फ्रेश टैलेंट नहीं मिलेगा आपको, नया आइडिया नहीं आएगा। और ध्यान रखना, फ्रेश टैलेंट आपको बाहर से ही मिलेगा। लिमिट चॉइस, भैया तुम्हारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज होंगे? 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। भाई बाहर दुनिया में ना बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत वाइडर स्कोप है, बहुत बड़ा चॉइस है। लाखों करोड़ों लोगों का एप्लीकेशन आप ले सकते हो। और दूसरी बात क्या है कि यार ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ना एप्लीकेबल ही नहीं है नई कंपनीज के लिए। क्यों? यार नई कंपनी में पहले से थोड़ी कोई एम्प्लॉय है जो कंपनी के अंदर से ले लोगे। आप पहली बार कंपनी खोल रहे हो तो बाहर से ही लेना पड़ेगा। और अगर आप जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर दो एम्प्लॉयज का, आज यहाँ कल वहाँ, भैया एम्प्लॉय अपने परिवार के साथ रह रहा है यार, आज दिल्ली में है, कल मान लो आपने भेज दिया लखनऊ भेज दिया, परसों मान लो आपने उसे बिहार भेज दिया, अगले दिन उसे आपने पंजाब भेज दिया, तो भैया वो तो अपने परिवार को लेके यहाँ मूव कर ही नहीं पाएगा, वो छोड़ देगा अभी कंपनी को। तो होता क्या है क्लास, अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करोगे तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने के चांस है, एम्प्लॉय छोड़ के भी चला जाएगा, ठीक है। और सम टाइम इट रेज कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। तो कई बार क्या होता है क्लास, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि भैया मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, यार काम तो मैं भी अच्छा करता था, उसका प्रमोशन क्यों हुआ। तो इस तरीके से ये शिकायत भी आती है। तो ये ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज या डीमेरिट थे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब आप एम्प्लॉयज की भर्ती बाहर से करते हो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जब आप कंपनी के अंदर से नहीं, कंपनी के बाहर से एम्प्लॉयज की नीड को पूरा करते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हियर वैकेंट जॉब पोजीशन आर फुलफिल्ड बाय आउटसाइड, यानी कि बाहर से लिया जाता है। बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, उनसे अगर आप लेते हो रिक्रूटमेंट बाहर से कि भाई हम कंपनी के अंदर किसी का ट्रांसफर प्रमोशन नहीं करेंगे, बाहर से लेंगे, तो बाहर से लेने के तरीके क्या क्या है? पहले सबसे पहला सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। This method is most suitable for unskilled job positions. In this method, organization paste a notice. क्लास अपने गेट पे एक नोटिस लगा दिया जाता है क्लास, या अलग अलग जगह पे नोटिस लगा दिया जाता है कि जो मान लो क्लास कंपनी की कोई छोटा मोटा काम है, कोई इलेक्ट्रिशियन का है, प्लम्बर का काम है, या कोई क्लास सफाई का काम है, तो हम उसके लिए नॉर्मली अनस्किल्ड जॉब पोजीशन के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर देते हैं। या जो कहाँ पे कम पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, फिजिकल वर्क ज्यादा करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो हम बाहर से लेते हैं एम्प्लॉयज को। कैजुअल कॉलर, क्लास सुनो मेरी बात। मैंने आपको बताया था कि रिक्रूटमेंट के अंदर हम हजारों की संख्या में एम्प्लॉयज को इंड्यूस करते हैं ताकि हमारे जॉब पोजीशन के लिए अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय चुन सकें। मान लो 15 एम्प्लॉय हमारे लिए बहुत अच्छे थे और हमें सिर्फ चाहिए 5 एम्प्लॉयज चाहिए, तो हम 15 में से 5 को तो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन बाकी 10 को अभी सिलेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं, हम फ्री में सैलरी थोड़ी बांटेंगे। काम जितना है उतने तो एम्प्लॉयज को लेंगे ना। तो अब जो 10 एम्प्लॉयज और अच्छे थे, उनकी फाइल तो हमारे पास पड़ी रहती है बच्चों। फाइल जो है ना वो पड़ी रहती है कंपनी के पास। कल को अगर और एम्प्लॉय की जरूरत होगी ना, तो दोबारा पूरा प्रोसेस जो है वो ना फॉलो करके, दोबारा पूरा प्रोसेस ना फॉलो करके, सिर्फ जो बाकी 10 लोग थे जिनकी हमारे पास एप्लीकेशन फाइल पड़ी थी, हम उनको कॉल करके उन लोगों को बुला लेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड है और फ्री हैं तो वो आके कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर। क्लियर है यहाँ तक? तो आप अपने रिसेप्शन पे छोड़ के आते हो अपना रेज्यूमे, या वाइवा जो सीवी कह लो। तो आप रेज्यूमे छोड़ के आते हो ना, तो कॉल आएगा आपके पास कि आज खाली है, आप चाहो तो आ सकते हो। और एडवर्टाइजिंग कि हम ऐड करेंगे। मोस्ट कॉमन एंड प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज एड। न्यूज़पेपर पे क्लास, प्रोफेशनल जर्नल, जैसे क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो सीए कराता है, उनका जर्नल पब्लिश होता है। जर्नल के अंदर कंपनीज में किस कंपनी में सीए की जरूरत है, क्या काम है क्या नहीं, वो जर्नल के अंदर मिल जाता है। भाई मुझे एक सीए चाहिए, तो मैं दीवारों पे पेस्ट करने से बेहतर है कि सीए जर्नल में ऐड डाल दूंगा, तो वहां से मुझे सीए मिल जाएगा। For the job of an accountant, the advertisement can be given in Chartered Accountant Journal and other job are given in local newspaper. तो लोकल न्यूज़पेपर में भी क्लास आप देखोगे, क्लास लास्ट पेजों में जॉब्स का कॉलम रहता है जहाँ पे काफी जॉब्स मिलती हैं। तो एडवर्टाइजिंग करा के भी हम बाहर से एम्प्लॉयज को भर्ती कर सकते हैं। अगला होता है क्लास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो मैंने कहा था क्लास आप लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, जहाँ पे अपना नाम, क्वालिफिकेशन वगैरह, अपना पूरा रेज्यूम आप दे देते हो, और जहाँ पे जॉब खाली होती है ये लोग क्लास क्या करते हैं, आपको वहाँ पे भेज देते हैं। तो
इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कैंपस प्लेसमेंट। बच्चों कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है ध्यान समझना, आप बुक से भी रीड कर लेना। आपने सब लोगों ने क्लास मूवी जरूर देखी होगी, क्लास कैंपस रिक्रूटमेंट की एक मूवी आई थी जो बहुत फेमस थी, थ्री इडियट्स। तो वहाँ पे आपने देखा होगा लास्ट में जो है वो उसको रिक्रूट करता है। कॉलेज में जब आप रहते हो ना क्लास, ध्यान समझना, जब आप कॉलेज में रहते हो फाइनल ईयर में, तभी आपकी प्लेसमेंट में जॉब लग जाती है। आपकी जॉब लग जाती है आपके टैलेंट स्किल को देखते हुए। अच्छे-अच्छे कॉलेजेस जो है वो कैंपस में ही आपको जॉब दे देते हैं, और ताकि आपको फ्यूचर में जॉब के लिए यहाँ-वहाँ धक्का ना खाना पड़े। कंपनी जाती है सीधे और सबसे बेस्ट एम्प्लॉइज़ को सिलेक्ट कर लेती है। क्रिएटिंग अ क्लोज लाइज़न, लाइज़न मतलब कनेक्शन विद द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टूडेंट विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और नए-नए स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। यहाँ पे कंपनी विजिट करती है क्लास टेक्निकल एंड मैनेजमेंट और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को रिक्रूट करने के लिए क्लास, और इस टाइप के रिक्रूटमेंट को हम बोलते हैं क्या, कैंपस रिक्रूटमेंट, जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस दोनों मिलके जॉब को देती हैं एम्प्लॉयज को। और तरीके क्या है क्लास, प्लेसमेंट एजेंसी। तो ये तो मैंने क्लास आपको बता ही रखा है कि जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं आपसे थोड़ा कमीशन लेती हैं और आपकी जॉब लगवा देती हैं। तो आप उनको रिज्यूम दे दो अपना, और जहाँ-जहाँ जॉब खाली होगी उनको पता रहता है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्टेड टाइप्स, तो जहाँ जॉब खाली है वहाँ पे ये आपकी जॉब जो है वो लगवा देंगे, और बदले में क्लास आपसे शायद वो 1 महीने की तनख्वाह माँग सकते हैं या फिर 15 दिन की तनख्वाह माँग सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन कैसा है, किसका क्या रूल है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो चार्ज ज़रूर करते हैं, आपकी जॉब लेकिन अच्छी जगह वो लगवा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? या फिर रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेज़ेंट एम्प्लॉयी। ये सारा बता रहा हूँ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, अपने जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं हमारे पास, उनसे कह सकते हैं भाई तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा इंजीनियर है या क्लास कोई अच्छा कारीगर है तुम्हारी नज़र में, तुम देखो तुम्हारे आसपास पड़ोस, तो बाहर से एम्प्लॉय आ रहा है ना। हाँ, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी है क्लास, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की, तो हम उसकी मदद से भी एम्प्लॉयज को भर्ती कर सकते हैं, उसको पता होगा। अगला क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, गाँव के लोगों को लाता है, कई सारे लोगों को, और उनको यहाँ पे जॉब देता है। बेसिकली क्लास जहाँ बिल्डिंग्स बन रही होती हैं क्लास, कॉन्ट्रैक्टिंग का काम होता है, कपड़े-वपड़े काम होता है, वहाँ पे क्लास लेबर कॉन्ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं, और वहाँ पे आपकी जॉब लगवा देंगे। बहुत ज़्यादा स्किल्स की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, नॉर्मली आपको फिज़िकल वर्क वहाँ पे करना पड़ेगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर आर द पीपल हू वर्क इन टच विद द लेबर इन विलेजेस एंड रूरल एरिया। व्हेनेवर देयर इज़ एनी वैकेंसी इन लेबर इन फैक्ट्री, देन कॉन्ट्रैक्टर विल सप्लाई लेबर टू बिज़नेसमैन। तो कॉन्ट्रैक्टर गाँव से बुला के लेबर की सप्लाई कर देता है। टीवी पे एडवर्टाइजिंग बहुत कम होता है, लेकिन क्लास टीवी पे भी एडवर्टाइजिंग होती है क्लास, आईटी कंपनीज की, जहाँ पे आप जाकर जॉब ले सकते हो, जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट भर्ती किया जाएगा बाहर से। तो टीवी पे ऐड आया, बाहर से एम्प्लॉय आया हमारे पास, तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। अगला वेब पब्लिशिंग। आपने कभी नाम सुना हो शायद, naukri.com, monster.com, ठीक है क्लास, गूगल जॉब्स। तो ये जो भी जॉब्स की वेब पब्लिशिंग में क्या ऑनलाइन जो है, आप खुद को रजिस्टर करते हो, फिर आपके पास कंपनीज के मैसेजेस लाइन बाय लाइन आते हैं। लेकिन क्लास आजकल ऐसा होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इन लाइफ अगर आप, बहुत सारे बच्चे सफर करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इन फ्यूचर मेरी बात लिख लेना क्लास, काम आएगा आपको कभी भी। इन फ्यूचर कभी भी आप जॉब के लिए जाते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 12th के बाद जॉब करेंगे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी, वो 12th के बाद जॉब करेंगे, या फिर अपना पैशन है कि हम भी जॉब करते करते पढ़ाई करें, फैमिली को सपोर्ट करें, मदद करें, वट एवर रीजन मे बी। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो और कोई इंसान शुरू में आपसे पैसे मांगे, शुरू में कि भैया आपका एक रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, 100 रीज़न माँगेगा कि आपको शुरू में जो है वो 2000 रुपए देना पड़ेगा, और ये एक फीस होती है, कंपनी को देनी होती है। इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे, आपको बार-बार फ़ोन करेंगे, आओ, और आने के बाद इंटरव्यू जो है आपका क्लास वो लेंगे, और आपको इतना आसान-आसान क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको लगेगा कि यार मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वो आपसे, आपके मन को बिल्कुल खुश करके आपसे 2-3 हज़ार रुपए, 5,000, 10,000 या जो भी माँगेंगे, आपको माँगेंगे, बोलेंगे सेकंड राउंड में जाने के लिए आपको इतना पैसा देना है। आप जैसे ये पेमेंट कर दोगे क्लास, क्या शायद आपसे बात भी ना करें, और बात करें भी, अपर लेवल पे भेज भी दें, तो वहाँ से पक्की बात है आपको रिजेक्ट करना ही करना है। उनका काम जॉब देना है ही नहीं, उनका काम है ऐसे पैसे ऐंठना लोगों से, ऐसे पैसे जो है लूटना। तो आप जॉब सीकर हो, आपके पास पैसे वैसे ही नहीं होगा जॉब ढूँढ रहे हो तो, फिर भी क्लास ये आपको जॉब देने के बहाने कि आपको 35,000 की सैलरी लग जाएगी। आपको लालच आ गया, अभी 2,000 दूँगा, 35 की सैलरी लगेगी, लेकिन आप रिजेक्ट हो गए। आप आगे जाके रिजेक्ट हो गए, आप क्या करोगे? भई ये तो रजिस्ट्रेशन फीस थी, ये तो भर गई, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप उनसे बोलोगे भैया हमारी सैलरी में से काट लेना, 35,000 की सैलरी है, फर्स्ट महीने काम करेंगे, 2 काट लेना। बिल्कुल एग्री नहीं होंगे, आप देख लेना, वो बिल्कुल एग्री नहीं होंगे, नहीं सर देना पड़ेगा ये और करके। और बहुत सारे बच्चे
इस जाल में फँस जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ ताकि आप कभी भी इन फ्यूचर, चाहे कोई आपका बड़ा भाई-बहन जो भी आपकी जानकारी में हो, जॉब जब आप लेने जा रहे हो, तो शुरू में आपको कोई भी पैसा नहीं देना है जब तक कि आपकी तनख्वाह पहले महीने की नहीं मिल जाती, ओके? तो ऑनलाइन जो है क्लास, आप चाहो तो जॉब अलग-अलग क्लास पोर्टल है जहाँ पे क्लास आप जॉब्स के बारे में पोस्ट कर सकते हो, जॉब की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और कहाँ पे जॉब पोज़ीशन खाली है और किस टाइप का एम्प्लॉयी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन क्लास आपको ऑनलाइन मिल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। तो अब बाहर से एम्प्लॉइज़ को लेने के बच्चों ये सारे के सारे क्लास तरीके हैं, ये वेज़ हैं जिनसे हम बाहर से एम्प्लॉइज़ को ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक क्लास? तो अब एडवांटेज क्या है? अगर हम बाहर से एम्प्लॉइज़ को लेते हैं, तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा? तो सबसे पहली बात, अगर कोई बाहर से एम्प्लॉयी आएगा ना, तो ऑब्वियस यार उसके अंदर जो टैलेंट होगा ना, वो फ्रेश होगा। ये पढ़ लिख के अभी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, फ्रेश टैलेंट होगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगा, अच्छे से काम करना चाहेगा। तो ये टैलेंट जो उसके पास होगा, वो बिल्कुल नया होगा और जो चॉइस मिलेगी ना आपको एम्प्लॉइज़ की, यार वो बहुत वाइडर चॉइस होगी। कंपनी के अंदर तो 10 एम्प्लॉयी होंगे, 15 एम्प्लॉयी होंगे, 20 एम्प्लॉयी होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको चॉइस जो मिलेगी, वाइडर चॉइस मिलेगी और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से आप क्या कर सकते हो क्लास, द मैनेजमेंट कैन गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन। तो क्लास एक क्वालिफाइड ट्रेन और वो पर्सन जिसके पास हैविंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो, नई नई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो, वो आप एम्प्लॉय को ले सकते हो थ्रू कैंपस प्लेसमेंट। ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट एम्प्लॉयज विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। जो आजकल के लोग हैं उनके अंदर, सीधी सी बात, आप एक 80 साल के एम्प्लॉय को हायर करोगे या 50 साल 60 साल के एम्प्लॉय को हायर करोगे, यार उस इंसान ने अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लिया, सब कर लिया उसने भैया, उसके अंदर एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके अंदर एक कमिटमेंट करना, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वो चीज़ नहीं है। लेकिन एक नया यंग जो बंदा है, वो लाइफ को अच्छे से जीना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, कॉम्पिटिशन है, रिस्क ले सकता है, यार उसको अगर आप लेते हो तो एक फ़ायदा होगा ज़रूर वहाँ पे। अगला क्या है क्लास, देखो हर किसी का फ़ायदा घाटा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूँ तो यहाँ पे यही पॉजिटिव है कि आप बाहर से वाइडर चॉइस है, अच्छे-अच्छे क्लास एम्प्लॉइज़ को आप अपने चॉइस से ले सकते हो, सबसे बेस्ट हो, जिसके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, नई-नई इन्फॉर्मेशंस हो, उनको आप ले सकते हो, कॉम्पिटिशन की भावना हो, आप उनको ले सकते हो। When outsiders join the organization, then it develop a competitive spirit among the existing employees। तो ये अच्छी बात है कि बाहर से कोई एम्प्लॉय आता है तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको कहीं ना कहीं क्लास मौका मिलता है और अच्छे से परफॉर्म करने का, ओके? कि वो भैया वो सोचते हैं कि यार क्या नाम है, बाहर से एम्प्लॉय आया है, कहीं वो अच्छा ना बन जाए मालिक की नज़रों में, तो हम और अच्छा करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ायदा, अगर आप थोड़ा-सा दिमाग में रखो ना तो इतना मुश्किल नहीं होगा आपको याद करना, बट आप प्लीज़ याद कर लेना। कल की क्लास में मैं स्टाफिंग चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दूँगा, टाइम मैं बता दूँगा व्हाट्सएप पे। तो कल हम स्टाफिंग चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे एंड तक। लेकिन आज जितना बताया है प्लीज़ यार इसको लिख-लिख के याद, देखो तुरंत मेरा हमेशा लाइफ़ का एक ही वो है, जब भी मैं पढ़ता हूँ अपने लिए भी या फिर मैं क्लास जो पढ़ा भी रहा हूँ आपको, तो हमेशा सोचता हूँ रोज़ का काम रोज़ कर लो। आज जो पढ़ा है उसे आज ही कर लो। अभी कर लो सोने से पहले, अभी नहीं तो सुबह-सुबह कर लेना। बट आज ही खत्म कर देना। अगर आपने आज का काम रोक दिया तो कल का भी रुक जाएगा, परसों का भी रुक जाएगा। फिर इतना एक बोझ इकट्ठा हो जाएगा ना, आप बोझ तरह दब जाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे आगे। तो हम 7th चैप्टर पे हैं क्लास, लगभग 50% से ऊपर हम सिलेबस जा रहे हैं हम। तो आप ध्यान रखना कि किसी भी तरीके से आपको लर्न कर लेना है इसको। अच्छा एक घाटा है, एक जॉब पोज़ीशन खाली है, ठीक है? अब कंपनी के अंदर के लोग सोच रहे हैं यार कि हमको हमको प्रमोशन मिलेगा, हमको प्रमोशन मिलेगा, और तुमने रख दिया किसी बाहर वाले को बुला लिया, तो वो बोलेंगे सर हम में क्या कमी थी? तो हमारा मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा। एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ डिमोटिवेट हो जाएँगे। दूसरी बात खर्चा, पैसा बहुत लगेगा भैया, बाहर से एम्प्लॉइज़ को बुलाने में एडवर्टाइज़मेंट देना पड़ता है, ऐड देना पड़ेगा, ट्रेनिंग में खर्चा करना पड़ेगा, फिर पता चले कि वो एडजस्ट ही नहीं हुआ, द न्यू एम्प्लॉइज़ मे नॉट एडजस्ट इन रूल रेगुलेशन। या आपके नए कायदे कानून, जैसे आप किसी नए स्कूल में जाते हो, कई बार बच्चे नहीं एडजस्ट हो पाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, तो ये बड़ा खर्चा आएगा उसमें, बड़ा नुकसान है कि आपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी, एम्प्लॉय के पीछे खर्च किया, उसको मोटिवेट किया, फिर वो छोड़ के चला गया कहीं और। यार ये बड़ा घाटे की बात हो जाएगी। समय बहुत लगता है क्लास, क्यों? मैं आपको पढ़ाऊँगा अगली क्लास में सिलेक्शन प्रोसेस, कि कैसे एम्प्लॉयी को सिलेक्ट किया जाता है। भैया उस प्रोसेस में बहुत समय और खर्चा दोनों होता है, टाइम भी जाता है और पैसा भी। और फिर वो बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी है, लंबा टाइम भी लगता है। और फिर लास्ट में खर्चा होता है क्लास, नए-नए एम्प्लॉइज़ को मिलवाने में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ से एक पार्टी और कंपनी ऑर्गेनाइज़ करती है, उसका खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा क्लास, ये सारे खर्चे होते हैं किसी भी नए एम्प्लॉइज़ को बाहर से लाने में। तो आप यहाँ तक क्लास अच्छे से लर्न कर लोगे, उम्मीद है आप ज़रूर करोगे। अगली क्लास में क्लास हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है यहाँ तक?
भैया रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में साफ साफ डिफरेंस है। रिक्रूटमेंट में हम इंड्यूस करते हैं ताकि आप जॉब के लिए बस आप अप्लाई करो, और सिलेक्शन में हम सिलेक्ट करते हैं किसी एक को। आप इंटरव्यू दे रहे हो आके ना, ये सारा रिक्रूटमेंट चल रहा है, किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है कई दिन बाद, उसको बोलते हैं क्लास सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस। समझ रहे क्लास बात को, उसको बोलते हैं सिलेक्शन। क्लास कल की जो क्लास होगी ना वो शाम को ये कर लेते हैं, ठीक है, शाम को 5 बजे। कल की क्लास जो होगी वो शाम को 5 बजे लेंगे, ठीक है। यार ये कंपनी देखो, हर कंपनी का एडवांटेज डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी यार देखो, आप हर मोबाइल फोन का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है कि नहीं। फिर भी जो लोग है क्लास अपने हिसाब से जो बेस्ट होता है उसको वो सिलेक्ट करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा आप जो एडवांटेज आपके काम का है उसको आप देखो ना कौन सा बेस्ट है। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो एक ही होती तो हम एक ही पढ़ते हैं ना, दोनों है। आप देखो आपको कैसे लेना है। अगर आप कंपनी के अंदर अच्छे लोग हो तो अच्छे कंपनी से लो, पैसा है तो बाहर से लो, नया टैलेंट चाहिए तो बाहर से लो, ठीक है।